Thank you very much. Assalamu alaikum. I'm highly thankful for the organizing committee that gave us a chance to present my talk here. Actually, my talk was iron deficiency anemia, and especially the impact of iron deficiency anemia on the early years and early brain. So I want to cover के pregnancy से लेकर again maternal iron stores growing baby को किस तरह से affect करते हैं, और फिर early 2 years में we being a pediatrician, public health officers और medicines जो gynecologists, obstetricians क्या कर सकते हैं हम कि हम अपने babies को healthy करें. Thank you very much. I would be better if I use this mic. सही? Thank you. आयरन एक इम्पॉर्टेंट इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रेंट है, डेफिनेटली वी ऑल नो, एंड स्पेशली हम कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. लेकिन एनीमिया में हीमोग्लोबिन आरबीसीज के अलावा आयरन के बहुत से काम है बॉडी में. तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि वी हैव डिटेक्ट द आयरन डेफिशिएंसी बिफोर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. क्योंकि हम लोग जो पीडियाट्रिशियंस बच्चों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि पेलार की हिस्ट्री है, फट्टी की हिस्ट्री है, ये बच्चा बहुत देखने में पीला लग रहा है, इसको खून की कमी हो गई. लेकिन ब्लड की से पहले एनीमिया होने से पहले आयरन के लॉट ऑफ फंक्शंस इन द बॉडी. दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ग्रोइंग ब्रेन के इफेक्ट को आइडेंटिफाई करें एंड आयरन डेफिशिएंसी को बिफोर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डिटेक्ट करें. सो मैक्सिमम ब्रेन ग्रोथ जो होती है वो ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन पीरियड होती है. दिस मैसेज इंडिकेट्स अस कि हमें एडोलेसेंट गर्ल्स की हेल्थ को देखना चाहिए, प्री प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन बेहतर होनी चाहिए, और फिर हमें एंटीनेटल केयर में आयरन को देखना चाहिए. Currently, iron deficiency anemia is a leading public health issue, more prevalent in the women of childbearing age and children under 5 year. अच्छा, अंडर 5 ईयर से भी अगर अंडर 2 ईयर स्पेसिफिक हम करें, क्योंकि मैक्सिमम जो ब्रेन ग्रोथ होती है वो अंडर 2 ईयर्स हो जाती है, तो इसलिए अगर हमारा फोकस हो कि अंडर 2 ईयर्स हों. आयरन जो है वो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर मेंटेनिंग अ बेसिक सेलुलर लाइफ एक्टिविटी, जिसमें स्पेशली डोपामिन डिपेंडेंट पाथवेज जो न्यूरोनल सर्किट्स में होते हैं, इसमें आयरन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. अगर टाइम पे आयरन डेफिशिएंसी नहीं होती तो फिर बच्चों को आगे जाके EQ उनका अफेक्ट होता है, उनके इमोशनल टॉलरेंस अफेक्ट होती है, और उनको बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होते हैं. इवन आयरन ठीक भी हो जाए फिर भी उनके जो ग्रोइंग फेज में आयरन डेफिशिएंसी की वजह से जो इम्पैक्ट होता है वो कंटिन्यू रहता है. मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी भी है, B12 भी है, लेकिन हमारी कम्युनिटी में आयरन डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमन है इन द चिल्ड्रेन एंड आल्सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन द मदर्स. ये हमारी फीडिंग हैबिट सही नहीं है, जंक फूड से हैं, या हम फाइटेट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं इन द डाइट, दैट्स वाई आयरन एब्जॉर्प्शन सही नहीं होती, या वर्म इन्फेस्टेशन इज़ द रीज़न जिसकी वजह से GIT की हेल्दीनेस नहीं होती. लेकिन आयरन डेफिशिएंसी इज़ अ मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी दैट वी आर सीइंग. डेवलप्ड कंट्रीज़ में 4 to 3% है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग पाकिस्तान 30 to 48% है. लेस देन 2 ईयर्स में इट इज़ मोर देन 68%. अच्छा, ये हम कह रहे हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसका मकसद है आयरन डेफिशिएंसी से और ज़्यादा होगी, क्योंकि ये तो हमने तब डिटेक्ट किया जब वो पेशेंट पेलार के साथ और लो हीमोग्लोबिन के साथ हमारे पास आया था. तो जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया 68% है, इसका मकसद है आयरन डेफिशिएंसी इससे और ज़्यादा होगी. Greater vulnerability under 2 years due to larger demand for the iron during early growth, and also due to the insufficient quality and bioavailability in dual diets. आजकल जो फीडिंग हैबिट्स हैं बच्चों के हम सब देखते होंगे, तो उसकी वजह से आयरन की एब्जॉर्प्शन एक बहुत बड़ा इशू है. आयरन की डेली रिक्वायरमेंट 1 to 2 मिलीग्राम है, लेकिन जो आप इंजेस्ट करेंगे उसका जस्ट 10% एब्जॉर्ब होगा. इसका मकसद है यू हैव टू इंजेस्ट 12 मिलीग्राम पर डे, उसके बाद जाके 1 to 2 मिलीग्राम एब्जॉर्ब होगा. और उसके एब्जॉर्प्शन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि उसके साथ कोई ऐसी चीलिएटिंग एजेंट्स आप ना खाएं, कोई ऐसा मिल्क कंजम्पशन कम हो, फाइटेट्स कम हो, तो फिर जाके वो आयरन एब्जॉर्ब होगा. ड्यूरिंग 3 phases ऑफ लाइफ में होते हैं, फ्रॉम फीटल लाइफ, देन टॉडलर एंड इन्फेंट एज, एंड देन अर्ली एडोलेसेंट. अगर इन तीनों स्टेजेस को हम देखें तो डिफरेंट काजेज़ है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के. अगर फीटल लाइफ में मैटरनल मेल न्यूट्रिशन, तो अगर एडोलेसेंट हेल्थ गर्ल्स की अच्छी हो जाएगी, मैटरनल ड्यूरिंग एंटीनेटल केयर में आयरन स्टोर्स डिटेक्ट होंगे, मैटरनल न्यूट्रिशन बेहतर होगी, तो हम जो फीटल वाले इश्यूज़ हैं उनको कर सकते हैं ओवरकम बाय आयरन सप्लीमेंटेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, and even pre-pregnancy counseling and good dietary management during the antenatal life.
टॉडलर में फीडिंग हैबिट्स, जंक फूड्स की हैबिट्स नहीं हो, बच्चों की फीडिंग हैबिट्स सही कर दें, मिल्क कंजप्शन को लिमिट कर दें। मिल्क डेफिनेटली ब्रेस्ट मिल्क इज़ अ गुड सोर्स, लेकिन ब्रेस्ट मिल्क आयरन में डेफिशिएंट है, तो आयरन सप्लीमेंटेशन किस चीज़ एज से शुरू करनी है, क्या एज है। दूसरी बात कि आफ्टर 2 years कंटिन्यू ब्रेस्ट मिल्क अप टू 2 years, 2 years के बाद मिल्क की क्वांटिटी लिमिटेड हो। एक्सेसिव मिल्क कंजम्पशन इज आल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आफ्टर 2 years of age. So impact of iron deficiency depends on टाइमिंग क्या है कि फीटल लाइफ में अफेक्ट हुआ है तो उसकी इम्पैक्ट डिफरेंट होगा, टॉडलर में है तो उसका इफेक्ट डिफरेंट होगा। जैसे सीलिया के पेशेंट हैं, 6 months के बाद अगर उसकी ग्लूटेन कंटेनिंग डाइट शुरू होती है एंड दे आर मोरली अफेक्टेड प्रेजेंटेड विद आयरन डेफिशिएंसी, तो वो स्टंटेड के साथ आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम ग्रोथ हाइट की जो फर्स्ट 2 years में होगी। फीटल वाले होंगे वो ब्रेन ग्रोथ में आयरन यूज़ होता है, तो वो हमारे पास बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स, इरिटेबिलिटी उसके साथ आएंगे। तो इम्पैक्ट विल डिपेंड ऑन टाइमिंग, degree and duration of iron deficiency. Iron deficiency at earlier age has a more risk to develop brain structures, neurotransmitter systems, and it is one of the important for the good myelination. तो माइलिनेशन प्रॉपर नहीं होगी तो उनमें आगे जाकर पेशेंट्स को जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। एंड इवन दीज लॉन्ग लास्टिंग कॉम्प्लिकेशन रिमेन इवन वंस द आयरन सोर्सेज हैव बीन रिप्लेनिश हो जाते हैं, उसके बाद भी जो उनके कम्युनिकेशंस हैं और इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं और जो मल्टीटास्किंग इफ़ेक्ट्स हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। वो फिर आपके वापस ग्रो नहीं हो सकते जब तक आपके वो न्यूरॉन का सिस्टम अफेक्ट हो जाता है। और ये चीज़ें आजकल हमें रेजिडेंट्स में, स्टूडेंट्स में सब में नज़र आ रही हैं। तो इसका मकसद है कि जो आयरन डेफिशिएंसी सिर्फ लो सोशियोइकोनॉमिक स्टेट का इशू नहीं है, हर सेगमेंट्स में हमें नज़र आ रहे हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मोल्ड डिलेटरी इफेक्ट्स हैं ऑन ग्रोइंग ब्रेन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में सिगरेट स्मोकिंग, इवन अगर हमारी कम्युनिटी में फ़ीमेल्स जो हैं सिगरेट नहीं लेती लेकिन दे आर पैसिव स्मोकर्स। अभी भी हम जहाँ से आ रहे थे कॉरिडोर से, तो अगर आपने भी रियलाइज़ किया होगा स्टूडेंट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में आप देखें, पब्लिक प्लेसेस में देखें, स्मोकिंग हैबिट बढ़ती जा रही है। और ना हम अपने आप को डेंजर कर रहे हैं लेकिन हमने बच्चों को, अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को अफेक्ट कर रहे हैं। तो हमारी जो लेडीज़ बेचारी घर में बैठी हुई हैं, और हम अगर जो घर में स्मोकिंग कोई कर रहा है तो वो ये नहीं सोच रहा कि सिर्फ वो अपनी फैमिलीज़ को बल्कि ग्रोइंग बेबीज़ को भी अफेक्ट कर रहा है। सो मैटरनल एनीमिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन। फिर स्मोकिंग है, मैटरनल हाइपरटेंशन है, मैटरनल डायबिटीज़ हैं। इन्फेंट्स में अगर सीरम कार्ड फेरेटिन लेवल लेस दैन 35 मिलीग्राम हो तो उसमें ऑडिटरी रिकग्निशन मेमोरी अफेक्ट हो जाती है। दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द थिंग कि उनमें आगे जाकर वो, अगर हम कहते हैं ना ऑटिज़म के बच्चे हैं, ये हैं, तो उनमें ऑडिटरी रिकग्निशन मेमोरी अफेक्ट हो जाती है अगर आयरन ड्यूरिंग ग्रोइंग एज ना हो। जो ट्रम बेबीज़ हैं बॉर्न विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मदर्स दे एग्जिबिट्स अ पुअर लर्निंग, पुअर स्कूल परफॉर्मेंस, देयर एकेडमिक कैडर्स जो ग्रेड्स हैं वो स्कूल में अफेक्ट हो जाते हैं। ये स्लाइड्स दिस हाईलाइट्स के आप देखें जो थर्ड ट्राइमेस्टर में मैक्सिमम ब्रेन की ग्रोथ होती है। सो ब्रेन ग्रोथ हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट ट्राइमेस्टर से इवन जो फर्स्ट वीक ऊपर का जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है दैट शोज अ वीक्स, मतलब वंस मदर को कंफर्म भी नहीं होगा कि शी बिकम प्रेग्नेंट, अगर उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी क्रॉस भी नहीं होगी तब से उसकी ब्रेन की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। दैट्स वाई हमें एडोलेसेंट गर्ल्स को और प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग और इन चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा। मैक्सिमम ग्रोथ है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है। एंड देट्स ऑलरेडी बिन डिस्कस कि उसकी जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं वो आगे जाकर अगर आयरन रिप्लेनिश भी हो जाए उसके बाद भी लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं। दीज बेबीज़ विल हैव अ मोर लर्निंग प्रॉब्लम्स, they have a sustained attention deficits, memory problems, emotional dysregulation problems, and also lack of motivation and interest. तो उनका IQ लोअर हो जाएगा, attention deficit hyperactivity disorders हो जाएंगे, depression and anxiety बढ़ेगी। Unfortunately, these problems often persist into adolescence. अब adolescent में persist रहेंगे तो again वो change शुरू हो गई। वही adolescents हमारी future parents हैं। अगर हमने यहाँ एड्रेस नहीं किया, इसलिए अगर हम फोकस करें अंडर 2 years को तो हम अपनी हेल्दी एडोलेसेंस को बनाएंगे, हम अपनी फ्यूचर मदर्स को हेल्दी कर रहे हैं और इस तरह से हम अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को हेल्दी कर रहे हैं। सो द लर्निंग आउटकम के जो रेजिडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, एट द एंड ऑफ दिस टॉक दे बिकम एबल टू एन्यूमरेट द काजेस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या है जो हाईलाइट हो गए। They comprehend the importance of iron in the early child development and also preventive stages.
एनीमिया डेफिनेटली पैथोलॉजिस्ट यहाँ पर हैं, क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट भी हैं, तो इनएडिक्वेट प्रोडक्शन होती है या आरबीसी का लॉस डैमेज होता है या फिर ब्लड लॉस होता है, ठीक है। अब इनके साथ जब पेशेंट हमारे पास आएगा, फॉर एग्जांपल दिस इज अ क्वेश्चनियर ऑफ ए 3-year-old आमिर प्रेजेंटेड एट ओपीडी, मदर वाज कंप्लेनिंग ऑफ इरिटेबिलिटी, डिक्रीज फीडिंग एंड फटीग। हम हिस्ट्री में पहले ही पूछेंगे कब से, ड्यूरेशन क्या है, तो ड्यूरेशन विल हाईलाइट अस कि ये मोस्ट प्रोबेबली न्यूट्रिशनल है। तो अगर लॉन्गर ड्यूरेशन है, आरबीसी का लाइफ स्पान 120 डेज़ है, तो अगर वो पेलार इरिटेबिलिटी फटीग, इसका मकसद है ये पेशेंट हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी से नहीं आया, लेकिन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ आया है, तो ड्यूरेशन लॉन्गर होगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री पूछेंगे हम उसे, पैसेज ऑफ वर्म्स पूछेंगे, पाइका की डिस्टर्ब फीडिंग होगी, क्रॉनिक जीआईटी ब्लड, जीआईटी में अपर जीआईटी डिसऑर्डर्स, चाहे वो सीलियक डिजीज़ हो, चाहे वो क्रोन्स डिजीज़ हो, अपर जीआईटी जो भी अफेक्ट करेगा जेजुनम एंड आइलियम को, वहाँ से आयरन एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब होगी। ये वाली हम अंडर ग्रेजुएट्स को बताते हैं चेक फॉर पामर पेलार। IMNCI में होता है कि चेक फॉर पामर पेलार। IMNCI में हम कहते हैं चेक, इसका मकसद है कि पेरेंट्स कंप्लेन करें या ना करें, यू हैव टू चेक। तो अगर ये स्ट्रेटजी हम करें कि पेलार को सीवियर पेलार से पामर पेलार करें, लेकिन अगेन हमारा आयरन डेफिशिएंसी का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा, क्योंकि ये हम एनीमिया को बिफोर कॉम्प्लिकेशन डिटेक्ट करेंगे, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम आयरन डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करें और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने ना दें। इस पेशेंट का जिसमें पेलार इरिटेबिलिटी के साथ आया था आमिर, हाइट वेट नॉर्मल था। हाइट वेट हमने क्यों देखा था 3 years में इरिटेबिलिटी और पुअर फीडिंग के साथ, क्योंकि हम सीलियक सस्पेक्ट कर रहे थे, हम क्रोनिक मेल न्यूट्रिशन सस्पेक्ट कर रहे थे, उसको विस्रोमेगेली नहीं थी। हमने विस्रोमेगेली क्यों देखी थी, क्योंकि हम हिमोलिटिक एनीमिया सस्पेक्ट कर रहे थे, हम नो लिम्फेडेनोपैथी थी। तो अब इसमें हम इन्वेस्टिगेशन जो कराएंगे, मोस्ट प्रॉबेबली अब देखें इसकी इंटरप्रिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें पता हो कि हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमियाज में इनिशियली किस तरह से जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग दैट यू गो ऑन द CBC इज़, फर्स्ट अगर पेलार के साथ आया तो आपका फोकस होगा कि इसकी हीमोग्लोबिन कितनी है। देन यू विल सी फार इज अ सिंगल सेल लाइन डिफेक्ट और ऑल द सेल लाइन्स आर अफेक्टेड। अगर ऑल सेल लाइन्स आर अफेक्टेड तो फिर आपका होगा कि इट्स अ बोन मेरो प्रॉब्लम और माइट बी हाइपर स्प्लेनिज्म और सम ऑटोइम्यून या सम ऐसी कंडीशन हैं जिसमें ऑल सेल लाइन्स का अफेक्टेड है। लेकिन अगर सिर्फ सिंगल सेल लाइन डिफेक्टेड है तो नेक्स्ट द थिंग दैट यू विल सी इज़ MCV, और उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि दिस इज़ अ माइक्रोसिटिक, नामोसिटिक और मैक्रोसिटिक। दिस इज़ एक्चुअली द रूल्स ऑफ थंब हाउ टू गो थ्रू द CBC रिपोर्ट। तो अब ये 2 CBC रिपोर्ट्स हैं, इसमें आप देखें कि क्या है, रेजिडेंट्स पीछे बैठे हैं। पहली वाली CBC में क्या है, इस तरफ वाली, इसमें पॉइंटर है जी। इस CBC में क्या है, जिसमें हीमोग्लोबिन 6 है जी, हीमोग्लोबिन लो है दोनों में, ठीक है। MCV, हाँ, तो एक में माइक्रोसिटिक है, एक में मैक्रोसिटिक है। तो एक CBC इन्वेस्टिगेशन से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि हमें फर्दर उसका क्या है। फिर हम RDW देखते हैं या नहीं देखते, तो RDW इसमें कोई हेल्प कर रहा है, एक में RDW 14 है, एक में 21 है, इसे कोई क्लू मिल रहा है? आयरन डेफिशिएंसी में RDW बढ़ जाता है, ठीक है। सो दैट्स वाई इसमें देखिए तीनों से लाइंस कम है, TLC भी कम है, ANC भी कम है, ये कम है। तो ये मोस्ट प्रॉबेबली फोलिक एसिड या हो सकता है B12 डेफिशिएंसी हो या कोई मेगलोब्लास्टिक पिक्चर हो, और वो माइक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक विद इंक्रीज RDW, तो मोस्ट प्रॉबेबली ये पेशेंट वो था जिसको विस्रोमेगेली नहीं थी, ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री नहीं थी, तो हमने थैलेसीमिया एक्सक्लूड कर दिया एंड RDW भी इंक्रीज है, तो दिस विल बी अ काज ऑफ केस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सो दैट आई विल डिस्कस कि हम अप्रोच इस तरह से करते हैं कि सिंगल सेल डिफेक्ट हो, फिर एनीमिया में अगर ऑल द सेल लाइन अफेक्टेड हैं तो फिर हम देखते हैं सिंगल सेल है तो फिर माइक्रोसिटिक, मैक्रो या माइक्रो, और फिर RDW। तो नॉर्मली अगर लेस देन 13 है, अगर उससे ज़्यादा है तो हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। सो दिस इज़ ऑलरेडी बिन एक्सप्लेन। तो आप सब लोगों को काफ़ी चीज़ें पता हैं। 16-year-old गर्ल है, फटीग और लेथार्जीनेस, अगेन इसको भी सिम्टम्स हो गए, स्ट्रिक्ट डाइटरी प्लान पर है, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री इसकी नॉर्मल है, GIT ब्लड लॉस नहीं है, कोई और परप्यूरिक स्पॉट, कोई लिम्फेडेनोपैथी, कोई विस्ट्रोमेगेली नहीं है। इसमें आपको क्या लग रहा है कि हिस्ट्री में क्या होगा? क्या आपको स्मार्ट है, कोई एविडेंस नहीं है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। अगर इसको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती तो हमारे जहन में क्या आता? 1 मिलीब्रॉड आता, कोई और कंडीशन आती।
So again, this is a microcytic hyperchromasia. So these are the actually different causes of iron deficiency anemia, age related. 2-year-old baby presented with a recurrent diarrhea, weight loss and stunting. जब भी पेलार विथ स्टंटिंग हो, चाहे डायरिया की हिस्ट्री हो चाहे नहीं हो, आजकल कहते हैं सीलिएक ज़रूरी नहीं है कि डायरिया के साथ आए, लेकिन अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है और उसके साथ स्टंटिंग है, यू हैव टू थिंक फॉर सीलिएक. तो उसमें शॉर्ट स्ट्रेचर, अगर वेट लॉस है, शॉर्ट स्ट्रेचर है और उसके साथ पेलार है, डायरिया स्टार्ट्स विद इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग. तो दिस इज़ अ क्लू कि डायरिया कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के साथ स्टार्ट हुई है. एग्जामिनेशन पे हाइट उसकी लेस देन 3rd सेंटाइल, नो विसरोमेगेली, नो हिस्ट्री ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन. अब इसमें लाइकली डायग्नोसिस, सर पीछे से आवाज़ नहीं आ रही बोल रही हैं, सीलिएक डिजीज़. इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर 2 ईयर से पहले सीलिएक को हम डिटेक्ट कर लें तो हम उसकी स्टंटिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं. स्टंटिंग इरिवर्सिबल है, चले वेट आपका गेन हो जाएगा, हम उसकी जो कॉग्निटिव ब्रेन फंक्शंस ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी हुए उनको प्रिवेंट कर सकते हैं. तो इसलिए हम स्क्रीनिंग करें 6 मंथ से लेकर कि हम स्क्रीनिंग टूल यूज़ करें कि हम इन चीज़ों को पहले से आइडेंटिफाई करें. नामोसिटिक ही मिलेगा, इसलिए मैंने वो ब्लड से पिक नहीं लगाई, पिक्चर डायरेक्टली डायग्नोसिस पूछ ली. जो दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आयरन जो है उसकी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन GIT लेवल पे कंट्रोल होती है. तो अगर हम आयरन ज़्यादा भी ले लिया तो देयर इज़ नथिंग टू वरी कि बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब. GIT इरिटेशन करेगा, उसको हो सकता है बाउल हैबिट्स डिस्टर्ब हों. कुछ लोगों को आयरन से कॉन्स्टिपेशन होती है, कुछ को डायरिया होता है. डिफरेंट पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि ये सिरप ले लिया तो उसमें उनको डायरिया होती है कि इनमें कॉन्स्टिपेशन होती है, लेकिन रेगुलेशन GIT लेवल पे हो जाती है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आयरन सफिशिएंट अमाउंट्स में लें, क्योंकि उनकी एब्जॉर्प्शन जस्ट 10, जितना भी हम लेते हैं तो 10 to 12% होता है. तो ये एक डायग्राम है जिसमें आप लोग डेफिनेटली पैथोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई करेंगे कि आयरन किस तरह से अपनी डेफिशिएंसी हो तो एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, TIBC बढ़ जाती है और एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, और जब आयरन स्टोर्स फुलफिल्ड होते हैं तो फिर एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है. अगर हाई आयरन स्टोर्स हैं तो आपके लिवर से जो है कैरी प्रोटीन ही नहीं मिलती और इसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, और अगर स्टोर्स कम है तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी. तो अल्लाह मियाँ ने तो सिस्टम हमें अच्छी तरह से बना के दिया है, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकली ऑपरेट करें. सीलिएक कंडीशन हैं जो GIT क्रोनिक लॉस है, वर्म इन्फेस्टेशंस हैं और क्रोनिक रिकरेंट डायरिया. अब बीइंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के लिहाज से हम देखें तो हम एवरी बेबी को स्क्रीन करें फॉर पेलार. वर्म गवर्नमेंट का प्रोग्राम है डीवर्म प्रोग्राम, हर पोलियो की कैंपेन के साथ आफ्टर 3 मंथ्स के बाद डीवर्म रेगुलरली अंडर 5 years एंड आफ्टर 6 months, एवरी 6 monthly डीवर्म मैंडेटरी है, चाहे उसको वर्म हिस्ट्री ऑफ पैसेज ऑफ वर्म्स हो या नहीं हो. So if we want to prevent iron deficiency anemia in our children, we have to start from adolescent age. हमारी हेल्दी मदर्स होंगी, गुड आयरन सोर्सेज के साथ प्रेग्नेंट होंगी, गुड बेबीज़ डिलीवर करेंगी, और उसके साथ फिर हमें गुड बेबीज़ की क्योंकि जब तक उनकी अर्ली स्टेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंटीनेटल केयर में प्रिवेंशन ऑफ मैटरनल मेलन्यूट्रिशन एंड एनीमिया, काउंसलिंग फॉर एक्स्ट्रा मील ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन. ये अगेन कंसेप्ट वही है कि फोकस हमारा यही हो कि न्यूट्रिशन ड्यूरिंग एडोलेसेंट पीरियड, आयरन सप्लीमेंटेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जहाँ पर अगर स्क्रीन नहीं कर सकते तो एंटीनेटल केयर में हम आयरन सप्लीमेंटेशन शुरू कर दें. गुड एंटीनेटल केयर एंड प्रिवेंशन ऑफ मैटरनल एनीमिया एंड प्रिवेंशन ऑफ प्रीमेच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट. फर्स्ट 1000 डेज़ का कंसेप्ट इसलिए कि एंटीनेटल प्रेगनेंसी का पीरियड एंड फर्स्ट 2 years, वही न्यूट्रिशन और फर्स्ट 1000, ये डिफरेंट तरह से मैसेज वही है कि ज़्यादातर होती है कि न्यूट्रिशन इन फर्स्ट 1000 years. तो वो पहले 2 साल ही इंपॉर्टेंट है जिसमें मैक्सिमम ब्रेन ग्रोथ हो जाती है. तकरीबन 90% ब्रेन की ग्रोथ कहते हैं कि फर्स्ट 2 years तक हो जाती है, बाकी जो रिमेनिंग 10% होता है वो एडोलेसेंट एज तक होता है. So preventive strategies for children, recommended strategies are 3 for the iron deficiency anemia: nutritional education and counseling, from antenatal, from very first day exclusive breastfeeding, उसके बाद 6 month तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो, लेकिन देर आर सम कंडीशंस जिसमें हम बिफोर 6 month आयरन सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं, लाइक लो बर्थ वेट बेबीज़, प्री टर्म बेबीज़, बेबीज़ बॉर्न विद एक्सेंट ट्रांसमिशन हिस्ट्री, बेबीज़ हु हैविंग अ परसिस्टेंट हेमोलिटिक एनीमियास. तो उनमें हम मॉनिटर करें कि 6 weeks के बाद आप आयरन सप्लीमेंट स्टार्ट कर सकते हैं. आयरन सप्लीमेंटेशन का डोज 3 mg per kg पर डे है.
थेरापेटिक डोज हम 6 मिलीग्राम पर kg पर डे देते हैं, लेकिन हाफ ऑफ द थेरापेटिक डोज जो है वो आयरन सप्लीमेंटेशन का है। फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम, जिसमें ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम हुआ था, दोनों के वो अवेलेबल है या नहीं है। प्रोग्राम्स तो बन जाते हैं, जैसे एंटीनेटल स्क्रीनिंग के लिए भी कोई असेंबली का बिल पास हुआ है कि उसमें चेक लिस्ट है शादी से पहले का, लेकिन वो होता है या नहीं होता नहीं पता। इसी तरह से फौलादी आटे का भी एक था कि जो है आयरन फोर्टिफाइड वीट हो और एंड साल्ट हो, आयोडाइज साल्ट। सो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, essential newborn care with the good start of the exclusive breastfeeding from the birth, ये भी को GIT इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगा। तो जो GIT की वजह से जो आयरन लॉस होगा ना, वो प्रिवेंट हो जाएगा अगर हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करेंगे। तो एटलीस्ट इन्फेक्शन एसोसिएटेड गार्डियासिस, एमीबियासिस के बाद जो डायरिया का इंसिडेंस होगा वो प्रिवेंट हो जाएगा। हर बेबी को हम चेक करें फॉर फीडिंग प्रॉब्लम, फिर हर सिक बेबी को चेक करें फॉर पामर पेलार, डीवर्म स्टेटस करें, और फिर टाइमली एंड अप्रोप्रिएट कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग हो, तो वी कैन प्रिवेंट अवर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। फीडिंग काउंसिल्स हो, ये पोस्टर्स लगे हुए हों आयरन रिच सोर्सेज क्या हैं। आजकल जो है ना लोग बात वैसे ही कम करते हैं तो देखते ज़्यादा हैं। तो पोस्टर्स हों, मीडिया पर हों, आपकी क्लिनिक्स पर हों, OPDs पर हों, जिसमें आयरन रिच फूड्स का पोस्टर्स हों। फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो हम, जो सर ने कहा कि हमारे पास जो हमें इतने टॉक्स हो गए हैं सर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, लेकिन अभी तक इम्पेक्ट नहीं हुआ। हम करिकुलम में ये चीज़ें नहीं डालते। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन से बच्चे को पता हो कि एंटीनेटल स्क्रीनिंग होगी। आजकल बच्चे जो हैं 12-13 ईयर्स से एक्टिव हैं, उनको पता है क्या चीज़ें। अगर उनके करिकुलम में हम डाल दें थैलेसीमिया स्क्रीनिंग का, कि आपको मैरिज से बिफोर थैलेसीमिया स्क्रीनिंग करानी है, हम उनकी गुड डाइटरी हैबिट्स का उनके स्कूल के करिकुलम में डाल दें। फूड पैरामिड क्या है हेल्दी, उनके स्कूल्स में डाल दें। उनके स्कूल्स में ऐसे पोस्टर्स लगे हुए हों उनके कॉरिडोर्स में। तो ये मैसेज अर्ली ब्रेन को मोल्ड करना इजी है रादर देन ओल्डर ब्रेन। यंगर ब्रेन जो होता है ना, उसकी वहाँ से एजुकेशन से जो है ना, अगर हम ये चीज़ें करिकुलम में स्कूलिंग में डाल दें। अवेयरनेस अबाउट द कैंपेन अबाउट द हज़ार्ड्स ऑफ जंक फूड, फीडिंग काउंसलिंग एट ईच एंड एवरी विजिट, फीडिंग काउंसलिंग पोस्टर्स लगे हुए हों, ऐसे पोस्टर्स हों रादर दिन के बर्गर के और KFC के और पिज़्ज़ा के लगे हुए होते हैं। हम ऐसे पोस्टर्स लगाएं कि हमारे बच्चे अट्रैक्टिव हों कि ये चीज़ें भी खाने की है। अगर हम लंच बॉक्स में उसको बच्चों को ऐसे पोस्टर्स हों कि आपको एप्पल चाहिए या आपको स्नैक चाहिए, और उसको बताएं कि एप्पल का क्या फ़ायदा है और स्नैक का क्या फ़ायदा है। अगर हम जूसेस के लिहाज से, अगर हम हमारे पास कोई घूमने भी आता है तो हम पेप्सी मंगाते हैं ना, हम उनको लस्सी पिला दें, हम नहीं करते ना। हम चाय पिलाएंगे या पेप्सी पिलाएंगे, लेकिन हम कभी अनार का जूस पिला दें, हम उनको फ्रूट्स पिला दें। सो आयरन डेफिशिएंसी वन ऑफ द स्ट्रेटजी WHO की, दिस इज़ माई लास्ट टॉपिक। जो काफ़ी लोगों को पता हो कि WHO ने जो अभी स्ट्रेटजी की है कि पाकिस्तान में मोर देन 40% जो चिल्ड्रंस हैं वो आयरन डेफिशिएंट हैं, इसलिए अभी स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं है। एंड आयरन सप्लीमेंटेशन के लिए बिफोर स्टार्ट ऑफ आयरन सप्लीमेंटेशन किसी टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम 6 months to 24 months दे शुड हैव अ आयरन सप्लीमेंटेशन। अब उनके एक वीकली स्टडीज़ हैं, कुछ डेली स्टडीज़ हैं। आप उनको 3 months के लिए इन अ ईयर, 12 months में से 3 महीने आप उनको आयरन दे दें, फिर एक 9 months छोड़ दें। तो एक वन ऑफ द सप्लीमेंटेशन है टू प्रिवेंट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। WHO is consistently recommend oral iron supplementation as one of the intervention that can reduces the prevalence of anemia. Daily iron supplementation is recommended from the age of 6 months to 23 months. ठीक है, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग रहेगा अप टू 24 months, लेकिन मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क जो है वो आयरन सोर्सेज भी अच्छा नहीं है। तो 6 month के बाद जैसे आप कॉम्प्लीमेंट्री फीड से स्टार्ट करते हैं तो मेक श्योर करें कि आयरन सोर्सेज हों। फॉर एग्जांपल हम इतना नहीं कर सकते कि आयरन सोर्सेज हों, तो हम आयरन सप्लीमेंटेशन शुरू कर दें उसके अलाउंस के हिसाब से, जिसमें भी इंसिडेंस मोर देन 40% है प्रिवेंटिंग विद आयरन डेफिशिएंसी। इफ़ प्रिवेलेंस इज़ 20 to 40%, तो फिर हम उसकी सप्लीमेंटेशन कंसीडर कर सकते हैं कि वीकली है या डेली है। तो ये एक है कि इन्फेंट्स अगर हैं 6 to 24 months, तो 10 to 12 milligram एलिमेंटल आयरन इन द फॉर्म ऑफ सिरप डेली फॉर 3 months, फिर 9 months छोड़ दें। साल में 3 महीने मुसलसल उनको आयरन दे दें और फिर 9 months छोड़ दें, तो उससे आयरन डेफिशिएंसी हम प्रिवेंट कुछ कर सकते हैं। अगर बच्चे 24 months एंड मतलब 2 years लॉन्गर एंड अप टू 5 years हैं,
तो फिर उनका डोज 30 मिलीग्राम है। सो समरी इज़ दैट के हेल्दी मदर, फोकस ऑन द एडोलेसेंट हेल्थ। हेल्दी मदर होगी, हमारी बेबीज़ हेल्दी होंगे विद गुड कॉग्निटिव एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, विद गुड इमोशंस, एंड हेल्दी नेशन होगी। इम्प्रूव मैटरनल न्यूट्रिशन, इम्प्रूव करना है हमें एंटीनेटल केयर को, आयरन सप्लीमेंटेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डाइटरी एडवाइस टू द मदर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। और इन्फेंट्स के लिए हम इम्प्लीमेंट करें अपनी कम्युनिटी लेवल्स पर कि हम हर बच्चे को स्क्रीन करें फॉर एनीमिया अलॉन्ग विथ अगर थैलेसीमिया का हो तो, और एवरी सिक बेबी विजिट जब हो उसमें भी हम बिसाइड्स द प्रॉब्लम जिसके साथ पेशेंट आया है हम एनीमिया और चेक फॉर पामर करें और फीडिंग प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें। न्यूट्रिशनल काउंसलिंग एंड अप्रोप्रिएट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कैन नॉट बी ओवर एम्फसाइज्ड। डेफिनेटली क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी, फार्माकोकाइनेटिक्स, आयरन के लिहाज से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आयरन ले तो लिया लेकिन क्या वो एब्जॉर्ब हुआ या नहीं हुआ। गुड एंटीनेटल केयर एंड फीडिंग काउंसलिंग एंड प्रिवेलेंस, जहाँ पर भी मोर देन 40% हो वहाँ पर आयरन सप्लीमेंटेशन। थैंक यू वेरी मच।